गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पेडागोजी ऑफ हिंदी टीचिंग के अंतर्गत आज सह संबंध को हम डिफाइन करेंगे। सह संबंध जैसा कि नाम से ही विदित होता है, सह संबंध किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना या दूसरे के साथ में मिलकर चलना सह संबंध कहलाता है। हम दैनिक जीवन में भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों है? क्योंकि वो अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसकी पूर्णता, उसका निखार, उसकी खुशी समाज में सभी व्यक्तियों के साथ में मिलजुल कर रहने में होती है और उसका जो सर्वांगीण विकास है या उसका जो विकास है वो भी सह संबंध से ही होता है। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सह संबंध का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। एक विषय का दूसरे विषय से संबंध को सह संबंध कहा जाता है, कोरिलेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। हम ये कह सकते हैं कि एक विषय अन्य विषयों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, या हम ये नहीं कह सकते, ये भी कह सकते हैं कि एक विषय की पूर्णता अन्य विषयों के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करके ही मानी जाती है। उसे ही सह संबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में यदि हम ये कहें कि हमको लिपि का ज्ञान है, हमको व्याकरण का ज्ञान है और हम उसमें अपने आप को हिंदी के विद्वान माने और हम ये ऐलान करें या ये चैलेंज करें कि हम हिंदी विषय के पूर्ण ज्ञाता हैं, हम हिंदी विषय के विद्वान हैं, तो सार्थक नहीं होगा। हमारी सार्थकता तब होगी जब हम अन्य विषयों के ज्ञान को लेकर उनको आपस में जोड़कर, आपस में उनमें सामंजस्य बैठाकर, दोनों को मिलाकर उस ज्ञान को प्रदान करेंगे। तब हम जो है पूर्ण ज्ञानवान या पूर्ण हिंदी के विद्वान कहलाएंगे। हिंदी का अन्य विषयों से सह संबंध होना, अन्य विषयों से संबंध होकर हिंदी विषय अपने आप में पूर्ण माना जाता है। वैसे ही अन्य विषयों का भी हिंदी से सह संबंध होता है, तब वो अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं और इसे जो है शिक्षा के अंदर सह संबंध कहा जाता है, जिससे हम उसके अंदर पूर्णता, विषय के अंदर पूर्णता को समावित करते हैं। अन्य विषयों के ज्ञान को भी उससे तारतम्य बैठाते हुए, उससे सामंजस्य बैठाते हुए हम जो है व्यक्त करने का बल देते हैं, जिससे विषय का ज्ञान जो है हमारा पूर्ण होता है और अन्य विषयों से हमारे जो है तारतम्यता बनी रहती है। तो सह संबंध जो है एक विषय का अन्य विषयों से संबंध को सह संबंध कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखो अवधारणा, इसकी सह संबंध की अवधारणा। ज्ञान एक है विभिन्न विषय उसके अंग कहलाते हैं। कहलाते हैं किसी विशेष
कक्षा व विषय हेतु पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया जाता है वास्तव में वह विभाजन पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं है। वस्तुतः ये विषय आपस में जुड़े हुए हैं और यह संबंध की सहसंबंध कहलाता है। हिंदी सहसंबंध को अंग्रेजी में कोरिलेशन व हिंदी में एकीकरण कहा जाता है। ठीक है, हिंदी एक विषय का दूसरे विषय से जो संबंध है उसको हम सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। बिना दूसरे विषय के ज्ञान के हम अपने विषय में पूर्णता नहीं हासिल कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने विषय के विद्वान हैं। हमें अपने विषय में विद्वान होने के लिए अन्य विषयों के ज्ञान को भी अपने अंदर समाहित करना होगा, अन्य विषय के ज्ञान को हमको जानना होगा और दोनों को मिलाकर दोनों का एकीकरण, अन्य विषयों से उनका एकीकरण करके उसको एक रूप देके बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाना होगा। एक विषय का अन्य विषय से संबंध को
कहा जाता है। अपने विषय में या अपने विषय का ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें अन्य विषयों के ज्ञान को भी जानना अनिवार्य होता है। अकेले एक विषय के ज्ञान से हम अपने विषय में पूर्णता या पूरे ज्ञान को समाहित करके प्रस्तुत करने की या बालक को उस विषय से संबंधित समस्त जानकारी देने की बात यदि हम सोचते हैं तो हमको अन्य विषयों के ज्ञान को भी अपने अंदर समाहित करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से जो है सह संबंध जो है एक विषय का अन्य विषयों से ज्ञान या एक विषय के ज्ञान को अन्य विषयों के साथ मिलाकर प्रस्तुत करना ही सह संबंध कहलाता है। अब है परिभाषा। परिभाषा में प्रोफेसर घाटे के अनुसार विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित कटघरों में, कटघरों मतलब विषयों, ब्रैकेट में लिखो विषयों में बंद कर नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि उन्हें संबंधित किया जाएगा। यही विभिन्न विषयों का सह संबंध कहलाता है। ठीक है कि एक विषय को एक विषय में जो विभाजन किया गया है वो उसका एक विशेष विषय का ज्ञान है, पर उस विशेष विषय के ज्ञान को पूर्णता प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को उसके साथ समाहित करके बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल कि गणित का, यदि गणित का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमको संख्या का ज्ञान नहीं होगा, गुणा भाग जोड़ बाकी इत्यादि का हमको ज्ञान नहीं होगा। तो हम जो है हिंदी में जो प्लस संख्या डाल रहे हैं, जो हम सन डाल रहे हैं, जो क्रमांक डाल रहे हैं, तो उसका ज्ञान यदि हमारे पास नहीं है तो हम उसको सही नहीं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते। तो उसके लिए हमको गणित का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ऐसे ही अन्य विषयों को भी उसके अंदर समाहित करके प्रस्तुत किया जाता है और वही सह संबंध कहलाता है। अब है हिंदी का किन अन्य विषयों से सह संबंध। ठीक है, पहला है नंबर 1 हिंदी का इतिहास से संबंध। इतिहास क्या है? प्राचीन समय में घटित घटनाओं का संग्रह। कौन सी घटना कैसे घटित हुई, क्या रीजन रहे, इन सब की जानकारी हमको इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। अब यदि इतिहास नहीं होता तो हमको पूर्व की सभ्यता, संस्कृति, घटनाओं की जानकारी भी हासिल नहीं होती। अब जो घटनाएं इत्यादि लिखी गई वो किस में लिखी गई? हिंदी भाषा में। ठीक है, उनका प्रस्तुतिकरण करने का माध्यम भाषा कौन सी रही? हिंदी रही। हिंदी भाषा के लिखित रूप के माध्यम से ही हमको इतिहास की घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो इतिहास और हिंदी का संबंध हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि इतिहास को संग्रहित, सुरक्षित रखने का कार्य हिंदी भाषा ने किया, जिसने अपने लिखित रूप में उसको प्रस्तुत किया कि कौन सी घटना कैसे घटित हुई। तो हिंदी का इतिहास से घनिष्ठ संबंध। ठीक है, और इतिहास में जो घटनाओं का संग्रह सुरक्षित है वो भाषा के माध्यम से ही है और उसी से हम जो है पूर्व में की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो हिंदी का इतिहास से जो है घनिष्ठ संबंध है। इसमें देखो हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के स्पष्ट दर्शन होता है। उदाहरण जैसे ऐतिहासिक नाटक, कहानियां, उपन्यास घटनाओं का चित्रण आदि। जैसे आपने जो झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी की वीरता का वर्णन है, तो वो वीरता का वर्णन जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको कहाँ से
से प्राप्त हुई? इतिहास से। और इतिहास के द्वारा ही जब हमको उसके बारे में जानकारी हासिल हुई तो उसको जो है कवि ने अपने शब्दों की माला से उसके वीर रस से ओतप्रोत होकर उसको प्रस्तुत किया, इसमें हिंदी भाषा में। इस प्रकार से हिंदी का इतिहास से घनिष्ठ संबंध माना गया है। यदि इतिहास में घटनाओं को सुरक्षित रखना है या उनको आगे वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है तो उसके लिए इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य है और हिंदी भाषा के माध्यम से ही उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है हिंदी और भूगोल। हिंदी का भूगोल, ज्योग्राफी जिसे कहते हैं, से संबंध। भूगोल हमें क्या बताता है कि पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी देता है कि पृथ्वी के अंदर कौन सा भौगोलिक वातावरण कैसे होता है, कहाँ क्या है, क्या कभी कहाँ गर्मी होगी, कहाँ सर्दी होगी, या उसके अनुसार व्यक्ति का रहन सहन खान पान होता है। जैसा हमारा क्लाइमेट होता है, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं उसी क्लाइमेट या वातावरण के अनुसार हमारा खान पान रहन सहन होता है। जैसे जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो जो है बहुत ही उनका खान पान अलग होता है, गर्म इलाके में रहने वालों का खान पान रहन सहन अलग होता है। तो इस सब की जानकारी हमें भूगोल के माध्यम से प्राप्त होती है और उस भौगोलिक स्थिति का वर्णन हिंदी के साहित्य के अंदर जब वातावरण निर्माण के लिए किया जाता है तो उसी के अनुसार जो है वर्णन किया जाता है। हिंदी में हम किसी भी साहित्य में जब रचना रचते हैं, कवि लेखक जब रचना रचता है तो उसके वो वातावरण के अनुकूल ही जो है उसकी भाषा होती है, रहन सहन का वर्णन होता है, भौगोलिक स्थिति के माध्यम से ही उसके द्वारा ही हमको पता चल जाता है कि जिस समय का जो वर्णन किया जा रहा है उस समय की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोगों का खान पान रहन सहन कैसा था। इस सब की जानकारी हमको भूगोल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो भूगोल और इतिहास का घनिष्ठ संबंध माना गया है। इसमें देखो हिंदी में लेख, कहानियां, यात्रा वर्णन, आदि भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वहाँ के खान पान, रहन सहन, का वर्णन भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही किया जाता है।
ठीक है। जैसा वहाँ का भौगोलिक वातावरण होता है और वातावरण के अनुसार ही उसमें साहित्य के अंदर वर्णन किया जाता है। जैसे प्रेमचंद का साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ग्रामीण अंचल की समस्त झांकी नजर आती है। अब जब हम ग्रामीण अंचल की ग्रामीण परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं तो हमको वहाँ उसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वह भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। उसमें रहन सहन, खान पान इत्यादि का वर्णन भी उसके अनुसार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो साहित्य में जो रोचकता आनी चाहिए वो नहीं आएगी। पाठक तक जो संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं वो संदेश कवि और लेखक नहीं पहुँचा सकते हैं। तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमारा खान पान रहन सहन होता है और वो साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हमको उससे ये विदित हो जाता है कि जो है उस समय की भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक वातावरण जो है किस तरह का रहा होगा। तीसरा है हिंदी और समाजशास्त्र। हिंदी का समाजशास्त्र से संबंध। समाजशास्त्र जो है उस समाज की व्यवस्था का वर्णन उसमें किया जाता है कि किस काल में कैसी सामाजिक व्यवस्था रही है और उस सामाजिक व्यवस्था साहित्य में दिखाई देती है कि सामाजिक व्यवस्था से मतलब है कि कैसे रीति रिवाज उस समय प्रचलित थे, व्यक्ति में जो है समाज में जो रहता था तो उसका आचरण कैसा था, किस बात पर बल दिया जाता था, विवाह के कितने प्रकार हैं, वो बहुत सारी बातें समाजशास्त्र के अंदर बताइए जो समाज के रीति रिवाजों का दर्पण है जिस उसके अंदर उसके वर्णन किया जाता है। तो साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि समाज के अंदर प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन इत्यादि का समस्त वर्णन जो है साहित्य के माध्यम से ही होता है और समाजशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हिंदी का समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध बताया गया है जो समाज की समस्त परिस्थितियों को उसके अंदर वर्णित करता है। आपके गृह कार्य का प्रश्न है सह संबंध से आप क्या समझते हैं? हिंदी का भूगोल, इतिहास व समाजशास्त्र से संबंध बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में